Okay, good morning everyone. Namaskar. Just give me 2 minutes. अभी start करते हैं. ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की. आज हम केवाईसी को कंटिन्यू करेंगे. कुछ चीजें केवाईसी में बताने वाली अभी रह गई हैं, तो उसी को आगे लेकर चलूंगा. ओके. सर नींद आ रही है ना? नहीं, मेरी आंखें बचपन से नशीली हैं, तो हमेशा ऐसे लगता है मुझे नींद आ रही है. क्या करें. कोई डूब मत जाना. नहीं, एक जना ऑलरेडी डूबा हुआ है, एक ही काफी है, दूसरे की जगह ही नहीं है. ओवरफ्लो नहीं चाहिए हमें. एक डूब रहा है, उसको डूबने से बचा ले. दूसरा कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे. एक के लिए पानी कम पड़ रहा है. ओके, सो यहाँ पर फॉर्मेलिटीज टू ओपन एन अकाउंट. उम्मीद करता हूँ ये चीज समझी होगी अपने अच्छे से. कल मैंने समझाया था आपको ये वाला भी. अब बात करते हैं ये रिस्क कैटेगरी ऊपर. देखो, बैंक में बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, अलग अलग तरह के कस्टमर्स होते हैं. अब यहाँ पर एज पर आरबीआई नॉर्म्स एक क्लोज ऐसा दे रखा है कि इन कस्टमर्स को उनके टाइप के अकॉर्डिंग, उनको उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफाइन किया गया है. और इन कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनकी केवाईसी को टाइम टू टाइम अपडेशन करने की आवश्यकता पड़ती है, इनके रिस्क के अकॉर्डिंग. रिस्क C1 कैटेगरी, जिसको हम लो रिस्क कहते हैं, इसमें सैलरीड एम्प्लॉइज, कुछ छोटे मोटे बिजनेसमैन, पेंशनर्स, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट वाले, गवर्नमेंट स्कीम लोन्स जिनको मिलता है, बेनिफिशियरी जो जिनको पैसा लोन मिलता है छोटा मोटा, ऐसे लोगों को हम लो रिस्क कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि जिसमें आप जैसे मेरे जैसे लोग आ गए. ठीक है.
मीडियम रिस्क में प्रोफेशनल और हाईली पेड एम्प्लॉइज, ऐसे एम्प्लॉइज जिनकी बहुत अच्छी खासी सैलरी है, ओके। और C3 हाई रिस्क में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ऐसे लोग आ गए जो कि अंबानी टाइप है, ठीक है, बहुत अमीर लोग हो गए, NRI हो गए। और वेरी हाई रिस्क में आगे PEP, दैट इज ए पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, यानी कि पॉलिटिशियंस आ गए, पर्सन ऑफ डूबियस नेचर, यानी कि जिसकी रेपुटेशन सही नहीं है, जो यहाँ पर है ना बाहुबली टाइप, गुंडा टाइप, है ना, उन टाइप के लोगों को हम पर्सन ऑफ डूबियस रेपुटेशन कह सकते हो। तो ये 4 कैटेगरीज में यहाँ पर लोगों को डिफाइन किया गया है। इन 4 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम इनकी जो केवाईसी होती है वो टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं। केवाईसी टाइम टू टाइम अपडेट करने का मतलब ये है कि देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि केवाईसी आपने आधार कार्ड ले लिया, कल को एड्रेस बदल दिया गया है, मतलब जानबूझ के नहीं, मतलब अनइंटेंशनली, मतलब किसी ने घर ही शिफ्ट कर लिया, है ना, तो वो कारण हो सकता है। और मोर और फोटो वोटो चेंज हो जाती है, कई बार बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं यहाँ पर, तो इसलिए बैंक्स को यहाँ पर अपडेट रहना जरूरी है। तो इसलिए इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनका केवाईसी अपडेट करवाया जाता है। आपके पास भी कॉल आता होगा बैंक का कि आपकी केवाईसी एक्सपायर हो गया है और उसको अपडेट करा दी, या मैसेज आपने पढ़ा होगा, है ना, मैसेज आता होगा कि आपकी केवाईसी एक्सपायर हो चुकी है, उसको अपडेट करवा लीजिए, राइट। 30 दिन के अंदर अंदर आपको बैंक में आना जरूरी है, नहीं तो आपका खाता बंद हो जाएगा, ऐसा भी मैसेज आता है। वही वो इसी चीज का मैसेज है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका, अगर आप एक ऐसी कैटेगरी में आते हैं जो कि लो रिस्क की कैटेगरी है, तो आपको 10 साल में एक बार केवाईसी करवाना होता है। अगर आप मीडियम रिस्क में आते हैं तो आपको 8 साल में एक बार कराना होता है, और अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो 2 साल में एक बार आपको केवाईसी अपडेशन करवाना होता है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बैंक में यहाँ पर हमारे पास रिपोर्ट जनरेट होती रहती है, जिन जिनका केवाईसी खत्म होने वाला है, 2 साल, 8 साल, 10 साल होने वाले हैं, एज अ बैंकर उनको यहाँ पर SMS, उनको मेल्स, उनको कॉलिंग वगैरह वगैरह अलग अलग तरीके से उनको कम्युनिकेट किया जाता है और उनको बैंक में बुलाया जाता है। जरूरी नहीं है बैंक में बुलाएं, आजकल घर बैठे बैठे ऑनलाइन भी ये सब चीजें होने लगी, ऑनलाइन लिंक्स, ऑनलाइन सब कुछ भेजा जाता है और आप ऑनलाइन सबमिट भी कर सकते हो, ये भी है प्रोविजन। या बैंक में भी आप आ सकते हो, उसको केवाईसी को अपडेट करा सकते हो। बस इसमें इतना ही है, इसमें और कुछ है नहीं खास, बस ये अपडेशन है। ये ईयर वीयर याद रख लेना, ये ईयर वीयर पहले भी 1-2 बार इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, फिर से ना पूछ ले, ओके। चलो, पैन वाला हमने कल पढ़ ही लिया था, पैन कार्ड वाला, ये वाला, राइट। अब आगे चलते हैं, अगला हम पॉइंट देखते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज थ्रेशोल्ड लिमिट का पॉइंट है। थ्रेशोल्ड लिमिट का पॉइंट क्या कहता है? थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पर आपकी क्या होती है, देखो, बैंक में आप, एक और पॉइंट है जो प्रैक्टिकली आपने बैंक में सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, पढ़ा तो क्या होगा, मतलब कि बैंक वालों ने आपको बोला होगा, ओके, ठीक है, ये कहा होगा कि आपके खाते में आपकी जो लिमिट है वो खत्म हो चुकी है, ओके, आपकी जो खाते में लिमिट है, सेविंग खाता है आपका, उसकी लिमिट खत्म हो चुकी है, इसमें और पैसा जमा नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ इंसिडेंस आप में से कुछ लोगों के साथ हुआ होगा, तो वही मैं लिमिट की अब बात करने वाला हूं कि ये लिमिट जो है खत्म कैसे हो जाती है। हम लोग जब भी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, या फिर मैं आपके अगर फादर टाइप के एज के व्यक्ति की बात करूं, या मतलब मेरे जैसे उम्र की व्यक्ति की बात करूं, तो हमारी जो जनरेशन है ना, जो मतलब कि एटलीस्ट 55 साल वगैरह की हो चुकी है, तो उनके साथ एक बड़ी समस्या है कि, समस्या तो क्या है, मतलब एक ऐसे मेंटेलिटी ऐसी है कि मैं, कोई मेरे से पूछता है कि मेरी इनकम कितनी है, तो मैं क्या बताता हूँ, हाँ ठीक है, अच्छा खासा कमा लेते हैं, बढ़िया घर घर गुजारा चल रहता है ना, ऐसे ही होता है ना। तो यही जो घर गुजारा चल लेता है, अच्छा कमा लेते हैं, ये चीज हमसे जब बैंक में पूछा जाता है, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, जब अकाउंट ओपन करने के लिए आप देते हो तो उस पे, यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ता है मेरी इनकम कितनी है, वहां पर बॉक्सेस बने होते हैं, ऑप्शन चूज करना होता है, 0 से 2.5 लाख, 2.5 से 5 लाख, 5 से 10 लाख, 10 से 15 लाख, अब 15 लाख, ऐसे करके होते हैं।
ठीक है, ओके। तो उनमें से मैं क्या चूज करता हूं, उनमें से मैं क्या चूज करता हूं? ऑब्वियस है 2 से 2.5 लाख चूज करूंगा, चाहे मेरी 10 लाख इनकम हो, है ना। मैं मतलब ऐसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ। यही है कि यार ज्यादा क्यों बतानी, है ना। आपके पापा भी यार ज्यादा क्यों बतानी, क्या लिख दे 2.5 लाख लिख दे, क्या फर्क पड़ता है ना, क्या फर्क पड़ता है। तो टिक कर दिया जाता है 0 से 2.5 लाख का। अब जब 0 से 2.5 लाख का टिक कर दिया गया, इसका मतलब बैंक के हिसाब से आपकी इनकम कितनी होगी, 2.5 लाख होगी, ज्यादा से ज्यादा 2.5 लाख होगी। अब इसके अकॉर्डिंग बैंक क्या करता है, इसके अकॉर्डिंग बैंक आपके अकाउंट में एक लिमिट लगा देता है, जिसको हम थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं। और थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है? थ्रेशोल्ड लिमिट होता है एक्सपेक्टेड क्रेडिट्स या फिर एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो आपके खाते में एक साल में आएगा। आप अकाउंट किस लिए खुलवाते हो? अकाउंट इसलिए खुलवाते हो ना कि जो आपने अर्निंग करी है, कमाई करी है, उसमें से आप जो खर्चा वर्चा करोगे, है ना, उसमें से थोड़ा बहुत जो सेविंग होगी उसको आप बैंक में डिपॉजिट कराओगे। या फिर अगर आप बिजनेसमैन है तो, अगर आप एक सैलरीड है तो आपकी सैलरी आपके खाते में आएगी। यही पर्पज होते हैं, है ना, राइट, ओके। सो मेन ये पर्पज के साथ आपने खाता खुलवाया। अब आपकी सैलरी है साल की 6 लाख रुपए, 50,000 रुपए महीना। आपने वहां पर लिखा दिया मेरी 2.5 लाख रुपए। बैंक ने आपका क्या किया, बैंक आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट लगा दी 2.5 लाख रुपए। अब आपके इस अकाउंट में 5 महीने तो सैलरी आ गई, 2.5 लाख आ गए, हो गया, जमा हो गए। छठे महीने आपके बैंक में सैलरी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो थी वो 2.5 लाख थी। यानी कि थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब ये होता है कि एक साल में आपके खाते में कितना पैसा आ सकता है, जमा कितना पैसा हो सकता है। और वो आपने 2.5 लाख रुपए अपनी इनकम के अकॉर्डिंग दिखाया, तो बैंक ने 2.5 लाख रुपए ही माफ कर दिया। अब आपको क्या होगा, आपके खाते में पैसा जमा नहीं होगा, आपको बैंक में जाना पड़ेगा। बैंक वाले पूछेंगे कि क्या हुआ भाई साहब, आपने तब तो 2.5 लाख लिखवाया था, अब क्या 6 लाख? वो कहते तब गलती से लिखवा दे। चलो गलती होगी तो अब एक काम करो, अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स, अपनी सैलरी स्लिप, जो भी आपका इनकम का प्रूफ है, वो हमें ला के दो, और उसके बेस पर मैं आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ाऊंगा। तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब इन दैट केस हमें बैंक वालों को अपना इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, तब जाके आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पर इंक्रीज होगी। और सेम यही केस अप्लाई होगा अगर मेरी ऑलरेडी यहाँ पर 6 लाख मैंने थ्रेशोल्ड लिमिट कर रखी है, मेरी सैलरी बढ़ जाती है तो मुझे थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज करवानी है, तो फिर से मैं वही अपना इनकम प्रूफ कुछ ना कुछ बैंक को जमा कराऊंगा, बैंक उसके बिहाफ पर मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये एक थ्रेशोल्ड लिमिट का कंसेप्ट है, जो कि यहाँ पर नॉर्मल कस्टमर के द्वारा यहाँ पर अवॉइड किया जाता है, बताया नहीं जाता है। लेकिन उसके पीछे का कारण बहुत बड़ा होता है। उसके पीछे कारण इतना बड़ा है कि कल को आपके खाते में पैसा जो है, पेमेंट जो है, वो आने से रुक सकती है। ठीक है, ओके, गॉट इट, समझ गए? हाँ जी, जोड़ा जाता है, आई में जोड़ा जाता है। जो बताया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आराम से पढ़ लेना। अगला कंसेप्ट है CKYCR का। CKYCR है सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री। ठीक है, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री सेम ही है, बिजनेसमैन वाले के लिए सेम है। बिजनेसमैन वाले के लिए क्या होगा, बिजनेसमैन वाले के लिए तो उसकी प्रोप्राइटर की उसकी बिजनेस में इनकम आएगी, करंट अकाउंट अलग होगा, वो करंट अकाउंट से अपना विड्रॉ करेगा, कुछ ना अमाउंट ड्रॉइंग्स करेगा, जो अमाउंट ड्रॉइंग करेगा वो अपने खाते में लेगा। उसकी तो थ्रेश उसकी भी तो सेम कंसेप्ट लगेगा। उसको भी तो अपना इनकम प्रूफ में दिखाना पड़ेगा, मैं 2.5 लाख रुपए साल के बाद तो 5 लाख दिखाता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी हो जाएगा, है ना। सी के वाई सी आर बेसिकली एक केवाईसी का ही रूप है। मतलब केवाईसी को आपने यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक अपडेट कर रहे हो किसी एक सिस्टम पे, ऑनलाइन सिस्टम में यहाँ पर हम आपकी केवाईसी को अपडेट करते हैं, उसको हम CKYCR कहते हैं। एक सेंट्रलाइज डाटा बेस क्रिएट किया जा रहा है आपकी केवाईसी का। आप एक जगह जाते हो, दूसरे बैंक में जाते हो, आपको फिर से केवाईसी देनी पड़ती है। तो अगर CKYCR है आपका,
तो आप दूसरे बैंक में जाकर आपको CKYCR का नंबर देना है और आपकी केवाईसी वहां से अपने आप उठा ली जाएगी। यानी कि बैंक वाले आपकी केवाईसी को क्या कर रहे हैं, जो आपने जमा कराया है उसको अपडेट कर रहे हैं एक वेबसाइट पे। द नेम ऑफ दैट पोर्टल इज द सरसाई, जो पहले लाइन में लिखा भी हुआ है। ओके, सो सरसाई के पोर्टल पर यहाँ पर अपडेट किया जा रहा है आपकी केवाईसी को, और केवाईसी को जब अपडेट किया जा रहा है तो उसको हम सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये डेट्स जो है ये डेट्स आगे आगे बढ़ती रहती हैं, आरबीआई के द्वारा ये कह रखा है, एंड आगे आगे इंक्रीज होती रहेंगी। ठीक है, चल रही हैं फिलहाल, और सारे के सारे बैंक जो हैं इससे इस सी के वाई एस से इस सी के वाई सी को यहाँ पर करते जा रहे हैं, अपडेशन करते जा रहे हैं। सरसाई नाम की वेबसाइट पर ये पोर्टल पे जाता है। नीचे डेट्स वेट लिखी है, उसको इग्नोर करना, क्योंकि डेट्स वेट्स काफी चेंज हो रही हैं और बार बार चेंज हो रही हैं। ठीक है, हाँ, एक डेट लिखी है कि जिसमें लिखा है कि 1 जनवरी 2017 के बाद के 17 के बाद के जितने भी अकाउंट्स ओपन किए गए हैं उनके केवाईसी डाटा को हमें अपलोड करना है आपका इस सरसाई की पोर्टल पर। ठीक है, और एज पर द प्रोविजन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स 2005 के तहत। अगला कंसेप्ट है यहाँ पर एक फटका का। फटका का पूरा नाम है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। ये फटका बेसिकली इंडिया का कंसेप्ट नहीं है, ये फटका यूएसए का कंसेप्ट है। यूएसए की गवर्नमेंट ये कह रही है कि यूएसए के जो सिटीजन हैं या फिर रेजिडेंट्स हैं वो दूसरी कंट्री में जाकर किसी भी तरह से यहाँ पर टैक्स को यहाँ पर छुपाने की बजाय, टैक्स चोरी करने के लिए दूसरे कंट्री में यहाँ पर किसी तरह से अपना इनकम को डिस्पोज तो नहीं कर रहे हैं, इनकम को तो नहीं वहां पर रख रहे हैं, ला नहीं रहे, इधर दूसरे कंट्री में ही रख रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं। ऐसे यूएस सिटीजन्स के ऊपर यहाँ पर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस करने के लिए उन्होंने फटका की शुरुआत की थी। ये फटका बेसिकली यूएसए सिटीजन्स के लिए है, वहां के रहने वाले लोगों के लिए इसका इंडिया के सिटीजन से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर आपका क्या किया जाता है, जब भी आप अकाउंट ओपन करवाने जाओगे तो आपसे एक वन ऑफ द फॉर्म जो साइन करवाया जाएगा वो फटका का साइन कराया जाएगा। फटका का जो फॉर्म है वो साइन जो कराया जाएगा उस पर क्या लिखा होता है, उस पर ये लिखा होता है, सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आर यू आर यूएसए सिटीजन। अगर आप उसको टिक करते हो यस, तो फिर नीचे जो भी डिक्लेरेशन है वो आपको देनी है। अगर आप उस पर लिख देते हो नो, तो नीचे वाली सारी चीजें नॉट एप्लीकेबल हो जाती हैं। तो सिंपल ये यूएसए का कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। यूएसए की सरकार ने यहाँ पर जो भी उनके साथी संबंधी लोग हैं उनको ये रिक्वेस्ट कर रखा है कि अपने यहाँ पर आप फटका का फॉर्म जरूर साइन कीजिए। कोई भी यहाँ पर कस्टमर अगर आता है आपके पास आता है, ये ट्रैक करेगा यहाँ पर यूएसए के सिटीजन्स को, ताकि वो यहाँ पर विदेशी जगह पर, विदेशी मुल्क में, यहाँ पर कंट्रीज में आपका इलीगल तरीके से कमाई ना कर पाए, उनको ट्रैक करने के लिए। ठीक है, तो यूएसए सिटीजन है नहीं है उसके बारे में वहां पर आपको टिक करना पड़ेगा। सभी को यहाँ पर ये चीज करनी पड़ती है, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो चाहे जो मर्जी सिटीजन हो। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम फटका बोलते हैं। ठीक है, फटका आपको भी पढ़ा होगा कभी स्कूल कॉलेज में, फटका, है ना, खासकर 14 तारीख को। एक्सपीरियंस हो गए, खिलाड़ी हो गए आप तो। सच्ची सच्ची बताना पड़ा है ना, 14 को ना सही कभी तो पड़ा होगा पूरे साल में। हाँ जी, मैंडेटरी है ये, सभी के लिए मैंडेटरी। चलो, अभी तक कोई सवाल? भैया दाहिने और तिल है तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। दाहिने और तिल है और जिससे थप्पड़ से क्या मतलब, फटके से? दाहिना, दाहिना कौन सा होता है? दाही दाया, दाया यानी कि राइट।
दाहिने और तिल है, तिल से क्या लेना देना भाई थप्पड़ का, ये तो पहली बार सुना। फटका से यूएसए लोगों को कैसे ट्राई कर दो, जो फटका फॉर्म फिल करेगा ना यूएसए सिटीजन, तो उसके नीचे कई सारे फॉर्मेलिटीज होती है, पासपोर्ट ये वो, तो फिर आइडेंटिटी प्रूफ उसकी यूएसए की, तो वो सारी की सारी फिर फॉर्म जाता है यूएसए के पास बैक एंड ऑफिस से, तो वहां से फिर वो ट्रैकिंग कर देता है, आपके अकाउंट की डिटेल चली जाएगी ना यूएसए के पास। बैंक एम्प्लॉय कितनी इनकम मेंशन, जितनी होगी इनकम उतनी मेंशन करेगा। या मेरे तो फिर एक यहाँ तिल है ना, एक यहाँ ये रहा तिल, एक ये रहा तिल, हाँ बाजू भी मेरे तीन तिल है दाहिने, और एक तो ये रहा, दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा सा लाइट सा है लेकिन है ये रहा। हाँ, एक ये रहा, यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अकाउंट ओपन करते टाइम थ्रेशोल्ड लिमिट ज्यादा रख सकते, बैंक वाले रखेंगे नहीं यार, आपके मिनिमम पे मिनिमम रखेंगे वो। ठीक है, नए स्टूडेंट मेरी पहली क्लास, प्रीति आप पहली क्लास से शुरू करो, ये वाली क्लास आपको डायरेक्टली देखोगे समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चले आगे। किस्मत वाले से, तिल से किस्मत का क्या संबंध मुझे बताओ, ये काफी लोग बोलते हैं तो तिल है, यहाँ तिल है तो आप किस्मत वाले हो, यहाँ तिल है आप किस्मत वाले हो, तिल से किस्मत का क्या संबंध है बताओ भला। हम सब तिल ढूंढने में लग जाएंगे, ये बात भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं तो हमारी क्लास में तिल तिल हो जाएगा। ओके सो अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने जितने भी सेविंग अकाउंट हैं, सेविंग अकाउंट कह लीजिए या कोई भी अकाउंट कह लीजिए, जो ऑफिशियली वाले डॉक्यूमेंट वगैरह पढ़े थे उनके बारे में। अब यहां पर आगे पढ़ेंगे हम करंट अकाउंट के बारे में। सेविंग अकाउंट के तो हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कर लिए, करंट अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स थोड़े बहुत अलग होते हैं। ठीक है, और उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका रहता है करंट अकाउंट में, इंडिविजुअल्स की अगर मैं बात करूं तो, है ना, इंडिविजुअल्स तो हो गए हमारे जो भी थे, है ना, वो करंट अकाउंट में यहाँ मेंशन है, इसको छोड़ भी सकते हो। सबसे पहले ये होती है प्रोपराइटर फॉर्म। प्रोपराइटर, प्रोपराइटर कौन सी होती है, जो यहाँ पर आपका सिंगल एक पर्सन ओनर होता है किसी का शॉप का, दैट इज अ प्रोपराइटर। हाँ जी, जरूरी होता है थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, प्रोपराइटर फॉर्म यहाँ पर आपका होता है जो सिंगल एंड सिंगल एक बिजनेस ओनर है, एक बंदा बिजनेस को चला रहा है, उसको हम सोल प्रोपराइटर फर्म कहते हैं। इनमें से कोई भी वो सर्टिफाइड कॉपी, एनी टू सर्टिफाइड कॉपीज यहां पर दे सकता हूं, मतलब कि सर्टिफाइड मतलब साइन की हुई अपने खुद के, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शॉप का, कोई भी सर्टिफिकेट लाइसेंस उसको अगर इश्यू किया गया म्युनिसिपल अथॉरिटीज के द्वारा, सेल्स एंड इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ अगर जारी की गई, सी सेट वैट सर्टिफिकेट या फिर जीएसटी सर्टिफिकेट कह सकते हो, है ना, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द सेल्स टैक्स सर्विस टैक्स प्रोफेशनल टैक्स अथॉरिटी, जीएसटी अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। लाइसेंस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इश्यूड इन नेम ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न बाय एनी प्रोफेशनल बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्टैट्यूट, अगर उसको किसी तरह का लाइसेंस दिया गया कोई काम कैरी आउट करने का, इनकम टैक्स रिटर्न पूरी की पूरी जिसमें उसकी इनकम दिख रही हो, उसका कोई इलेक्ट्रिसिटी वाटर या लैंडलाइन टेलीफोन बिल जिसमें उसका एड्रेस वेड्रेस मेंशन हो, ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी, इनमें से आप कोई भी दो चीजें आप प्रोवाइड कीजिए बैंक को, तो आपका यहाँ पर एक करंट अकाउंट खुल जाएगा, अगर आप यहाँ पर एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो। ठीक है, ओके, सो ये एक फॉर्मेलिटीज है, सिंपल सा, इसमें लॉजिक और कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सिंपल लॉजिक यही है कि
आपका यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दुकान का, कोई लाइसेंस, जीएसटी सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह होना चाहिए, आपका खाता खुल जाएगा। बस इसमें इतना ही लॉजिक है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, राइट। अगर पार्टनरशिप फर्म यानी कि दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को चला रहे हैं और पार्टनरशिप डीड उन्होंने बनाई है, यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट के तहत अगर वो रजिस्टर्ड है तो पार्टनरशिप फर्म है। इनमें से किसी भी एक तरह की चीज चल जाएगी तो उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उनकी पार्टनरशिप डीड चल जाएगी। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट उन सबके यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं उनके ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, या फिर पैन कार्ड जो है ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। बेसिकली पार्टनरशिप फर्म का भी एक पैन कार्ड बनता है, जैसे आपका पैन कार्ड बनता है ना, वैसे ही पार्टनरशिप फर्म का एक अलग से पैन कार्ड बनता है, ठीक है। तो वो पैन कार्ड उनका, और ओवीडी ऑफ ऑल द पार्टनर, यानी कि जितने पार्टनर्स हैं उनका आधार कार्ड वगैरह ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट जो 6 महीने दिए थे, ठीक है, तो वो आपके, तो ये आपका हो गया इसमें से। ये पार्टनरशिप फर्म में यहाँ पर ये सब चीजें होती हैं, राइट। ओके, ये तो फर्स्ट टाइम सुना है सर। अच्छा, आपको पता नहीं था? बिजनेस का भी पैन कार्ड बनता है, अलग अलग पैन कार्ड होते हैं। अच्छा, ठीक है। और आपके जो पैन कार्ड होता है ना, उसका 5वां डिजिट जो होती है ना, वो आपका सरनेम होता है। काफी लोगों को पता होगा, बड़े कॉमन सी चीज है, लेकिन नहीं पता तो ये भी बता दो। आपका जो सरनेम है ना, उसका 1 2 3 4 5, ये 5वां जो होता है ना, 5वां जो अल्फाबेटिक होता है, ये आपका सरनेम का पहला अक्षर होता है। सोचो। और उसके बाद फिर आपके नंबर शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें ये जो चौथा अक्षर होता है ना, चौथा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जहां तक मुझे याद आ रहा, तो एक सेकंड रुकना। चलो छोड़ा यार। जो चौथा अक्षर होता है, ये आपको, वो इंडिविजुअल हो आप सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप है आपकी, कंपनी है आपकी, उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है चौथा। चलो आगे चलते हैं। एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यहाँ पर रजिस्टर करवाया जाता है एक फैमिली के द्वारा अपने बिजनेस को, जिसमें यहाँ पर जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है वो यहाँ पर इस बिजनेस को हैंडल करता है और उसको कर्ता कहते हैं। और जो बाकी मेंबर होते हैं इसमें जो बिजनेस को हैंडल करते हैं, उनको को पार्सनर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कर्ता और ये को पार्टनर्स यहाँ पर होते हैं। एचयूएफ भी एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ज्वाइंट हिंदू फैमिली लेटर, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ओवीडीज सभी के सभी मेंबर्स की, कर्ता की, और पैन कार्ड भी एचयूएफ का अलग से बनता है। ये पैन कार्ड आपको, ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, ठीक है। ओके। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, ये एक टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, जिसमें यहाँ पर पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड लेवल की होती है। लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी का तात्पर्य ये होता है कि जब भी यहाँ पर एक पार्टनरशिप फर्म ओपन की जाती है, तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि उसने कहीं से उधार लिया, बैंक से लोन लिया, व्हाटसएवर उसे उधार ले रखा है। अब पार्टनरशिप फर्म गई डूब, कंपनी फर्म हो रही है बंद, ठीक है। अब जिससे उसने उधारी किया है, वो उधारी ऑब्वियस लेने वाला वापस आएगा। अगर वहां पर एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है, जिसको हम कहेंगे अनलिमिटेड पार्टनरशिप फर्म है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है पार्टनरशिप फर्म की, तो क्या होगा
तो पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनरशिप फर्म के नाम से प्रॉपर्टीज हैं, जो भी प्रॉपर्टी यानी कि उसका दुकान वगैरह जो भी है, उसको बेचकर यहां पर आपका लोन का पैसा वसूल कर लिया जाएगा। कोई भी उसका स्टॉक पड़ा है, सामान पड़ा है, वसूल कर लिया जाएगा। अगर लेकिन इन सभी चीजों को बेचने के बाद भी लोन का पैसा वसूल नहीं किया जाता, या फिर पार्टनरशिप फर्म की कोई ऐसी जगह है ही नहीं, प्रॉपर्टी है ही नहीं जिसको बेचा जा सके, तो उसके जो पार्टनर हैं उनको भी लाइबल ठहराया जा सकता, उनकी खुद के पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो बेची जा सकती है। हमारा चैप्टर नंबर 2 क्या कहता था? हमारा चैप्टर नंबर 2 ये कहता था कि जो भी यहाँ पर पर्सन है, जो ओनर है, वो यहाँ पर बिजनेस से बिल्कुल एक सेपरेट एंटिटी होता है। बिजनेस में जो सामान है वो ओनर जो है उसका सामान नहीं है, स्टॉक उसका नहीं है, कोई भी दुकान उसकी नहीं है, वो बिजनेस की है, बिजनेस ही उसका ओनर है। उसी हिसाब से जब यहां पर पैसा वापस देने की बारी आती है, किसी का उधार चुकाने की बारी आती है, तो सेम वो चीज उस पर भी एप्लीकेबल रहती है कि बिजनेस की उधारी है, मेरी थोड़ी ना पर्सनल उधारी है कोई, है ना। अगर कोर्ट आपको कहे, जब अगर आपका बिजनेस किसी को पैसा चुकाना और चुकाने में सक्षम ना हो, और वो कोर्ट में चला जाए कि भाई साहब ये बंदे के पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ये मुझे पैसा क्यों नहीं दे रहा है, ऐसे वैसे इसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए वगैरह वगैरह, है ना। तो कोर्ट यही कहेगा कि बिजनेस और ओनर इज अ सेपरेट एंटिटी, दोनों अलग अलग सेपरेट एंटिटी है। आप बिजनेस का पैसा अगर आपने लेना है बिजनेस से पैसा, तो आप किसी पर्सन की जो मालिक है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को हक नहीं जता सकते हो। ये कंसेप्ट भी यहाँ पर सेम वही सेपरेट एंटिटी वाला कंसेप्ट काम करता है। मतलब जब आप अर्निंग कर रहे हो, जब आप कमाई कर रहे हो, तब तो आपने सेपरेट कंसेप्ट लगा दिया। जब आपकी कंपनी डूब गई, फर्म डूब गई, है ना, सब कुछ हो गया, तब भी तो सेम कंसेप्ट लगेगा, तब भी तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट आएगा। तो वही चीज है यहाँ पर, आपका सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट वहां भी लगेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म है और अगर वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये कंसेप्ट क्या लगेगा? उस केस में कंसेप्ट लगेगा आपका कि जो भी पार्टनर है वो भी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से थ्रू लाइबल रहेंगे, पर्सनल प्रॉपर्टी के थ्रू वो पार्टनर भी यहां पर लाइबल रहेंगे आपको पैसा चुकाने के लिए। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है अगर वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। और अगर वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, तो यहां पर जो पार्टनर्स है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से यहां पर लोगों का पैसा नहीं चुकाया जा सकता। ये लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। नॉर्मली जो पार्टनरशिप्स होते हैं वो अनलिमिटेड वाली होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम लिमिटेड लाइबिलिटी अलग से मेंशन करवा सकते हैं, अलग से किया जा सकता है उसको। तो उसका इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, रेजोल्यूशन की कॉपी, यहाँ पर आपकी पैन कार्ड वगैरह, ओवीडीज, ये सब चीजें चाहिए होगी। लिमिटेड कंपनीज, कंपनीज के बारे में अभी डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि कंपनीज के बारे में डिस्कशन सही उचित समय आने पर एक चैप्टर आएगा जिसमें हम कंपनीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, टाइप ऑफ कंपनीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक वगैरह, पब्लिक सेक्टर वगैरह, प्राइवेट सेक्टर, तब हम बड़े आराम से डिस्कशन उसको करेंगे। तो फिलहाल आप ओवीडीज जो है उनके बारे में यहाँ पर अपने लेवल पर आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। एमओए, एओए, ये सब चीजें क्या होती है मैं समझाऊंगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन चाहिए होता है, ओवीडी, पैन कार्ड चाहिए होता है, ये सब चीजें। कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे हमने उस दिन पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, ये वही है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उनके बायलॉज का उनका सर्टिफिकेट कॉपी चाहिए होती है, रेजोल्यूशन चाहिए, मैनेजिंग कमेटी जो उसको हैंडल कर रही है उसके द्वारा एक रेजोल्यूशन होता है, मीटिंग बैठती है कि हम ये अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, है ना, ऐसे ऐसे अथॉरिटी देते हैं, ये पर्सन साइन करेगा, लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी, ये सब चीजें उनके लिए चाहिए होती है, ठीक है। इनमें से कोई भी आप दे दो, आपका काम बन जाएगा। चैरिटेबल और पब्लिक ट्रस्ट, चैरिटेबल एनजीओ वगैरह है, उसमें भी उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रस्ट डीड चाहिए होती है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए होता है हर एक पर्सन का। जो भी यहाँ पर हर एक लाइन में ना, हर एक इंस्टीट्यूशन में एक ये लाइन लिखे, रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्सन होल्डिंग पावर ऑफ अटॉर्नी टू ट्रांजैक्ट। इसका मतलब ये होता है कि वो बैंक के बिहाफ पर, मतलब कि वो उस अथॉरिटी के बिहाफ पर, इस ऑर्गेनाइजेशन बिहाफ पर बैंक में जाकर जो चेक वेक पे साइन करते हैं, पैसे वैसे निकालते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। ऐसा तो अब ट्रस्ट में कितने सारे लोग होंगे, कंपनी में कितने सारे लोग होंगे, कर आपके पार्टनरशिप में कितने सारे पार्टनर होंगे, तो जो यहाँ पर उन सबके बिहाफ पर बैंक में साइन करके अथॉरिटी उसको दी गई है बैंक में साइन करके और ट्रांजेक्शन करने की, उसको हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, उसका ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर पर्सन। ट्रांसजेंडर पर्सन के बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि इनका भी नॉर्मल अकाउंट ही खोलना है, ऐसा कुछ नहीं है इनका अकाउंट हमें कुछ अलग तरीके से खोलना होता है। बस इतना है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक फैसला सुनाया था 2014 में, तो आरबीआई ने उसके बाद क्या किया गया, आरबीआई ने यहाँ पर ये कर दिया कि जितने भी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसमें अब 3 कॉलम आपके मिलते हैं आपको। एक तो मेल का मिलता है, एक फीमेल का मिलता है, और तीसरा यहाँ पर अदर्स या फिर ट्रांसजेंडर का कॉलम मिलता है। तो पहले मेल या फीमेल का ही कॉलम मिलता था, और ये चीज यहाँ पर अकेली बैंक में नहीं की गई है, ये चीज आपकी यूनिवर्सली बहुत सारे फॉर्म्स में आपको देखने को मिलती होंगी, जिसमें एक तीसरा कॉलम भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, जिसमें से बैंक्स ने भी यहाँ पर इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 2014 की इंस्ट्रक्शंस को मानते हुए यहाँ पर उनको एज अ थर्ड जेंडर इंक्लूड करने का अपने फॉर्म में फैसला किया। हम बैंक की बात कर रहे हैं, हम बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम बैंक के बारे में जानेंगे। बाकी भी आपने इधर उधर देखे होंगे बहुत सारे फॉर्म्स में ये थर्ड कॉलम बना हुआ नजर आता है आपको। ठीक है, ओके। तो ये मेरे हिसाब से मैंने आपको केवाईसी का चैप्टर जो है वो कंप्लीट करा दिया है, जिसको हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर केवाईसी जो भी आप कह सकते हो वो कहते हो। ए टू जी हमने इस पे चर्चा कर ली है, ए टू जी हमने बात कर ली है। किसी भी तरह का स्टिल कोई समस्या, कोई डाउट, कोई मन में शंका, कोई सवाल है तो पूछो। मैं एक घुट लगा लेता हूँ पानी का, इतनी देर को सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम नया टॉपिक आज शुरू करते हैं। सर केवल मेट्रो प्रोप्राइटरशिप फर्म का पैन कार्ड नहीं होता? नहीं, प्रोप्राइटरशिप फर्म का नहीं होता। करंट अकाउंट लिमिट को छोड़ो, उसको कोई बात नहीं। लिमिटेड पार्टनरशिप एक्सटेंड भी करवा सकता है, मतलब समझ नहीं। मुस्लिम क्रिश्चियन फैमिली बिजनेस तो नहीं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू हिंदू रिलीजन के हिसाब से। गाइस ये बैंकिंग क्लास में नींद क्यों आती है? गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। नींद आती है, आनी भी चाहिए नींद, ताकि आपको कल को जब बैंक में नौकरी लग जाएगी ना आपकी, तब आपको याद आएगा कि काश मैं तब सोई ना होती, काश मैंने तब पढ़ लिया होता। अब मुझे इन सब चीजों के बारे में लोगों से पूछना पड़ रहा है ना? तब क्या होगा? यही होगा, ये तुम जो चीजें पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास एक लिमिटेड कंपनी वाला आएगा, है ना, मैडम खाता खुलवाना है, मेरी एक कंपनी है, ठीक है, आप कहोगे रुको रुको मैं पूछ के बताती हूँ। क्यों पूछ के बताते हो? कि नहीं, आपने कपिल सर की क्लास में नींद ली थी। शायद नींद ना ली होती तो आपको खुद को पता होता, आप इमीडिएट उनको रिप्लाई कर पाते कि सर आपका एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ला दो, आप एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ला दो, आर्टिकल एसोसिएशन लगा दो, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन ला दो ना। एक सेकंड इमीडिएट, और पैन कार्ड है तो वो ला दो, इमीडिएट एक सेकंड में आप रिप्लाई करते, एक सेकंड में, और सामने वाला कस्टमर भी खुश हो जाता, क्या बात मैडम, क्या नॉलेज है आपको, है ना। और यही, अरे सर रुको सर, वो कंपनी वाला तो मैं पूछ के बताती हूँ आपको, एक सेकंड, है ना। फिर आप फोन करोगे किसी को, फिर वो फोन उठाएगा नहीं, अरे यार इसको भी आज ही फोन नहीं उठाना था, आगे तो रोज मेरा फोन उठाता है ना। फिर रात को उससे लड़ाई भी होगी, क्या हो गया सुबह तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया है? वैसे तो दिन रात तुम मुझे तंग करते रहते हो, ये करते वो करते हो, है, प्यार भरी मीठी भरी बातें करते हो, अब क्या हो गया तुम्हें? हम्म। फिर तुम उसको कस्टमर को कहोगे सर आप ऐसा कीजिए, आप ये हमारे ब्रांच का लैंडलाइन नंबर है, जो कभी उठाओगे, जो कभी हम उठाते नहीं है, मन में सोचते हैं हम ऐसे, ये हमारी ब्रांच का लैंडलाइन नंबर है, मन में बोला कि जो हम कभी उठाते नहीं है, इस नंबर को ले जाइए, आप 1 घंटे बाद मुझे कॉल कर लेना, है ना, और कॉल करके आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी।
ठीक है। तो फिर उसका कस्टमर का फोन आएगा 1 घंटे बाद लैंडलाइन पे, लैंडलाइन उठेगा नहीं या घंटी नहीं जाएगी, है ना। घंटी जाएगी तो क्या होता है, बैंक में 10 जगह पे लैंडलाइन फोन पड़ा होता है, 10 जगह पे उसकी एक्सटेंशन होती है। तो हम ये सोचते हैं वो उठा लेगा, वो सोचता है कि वो उठा लेगा, वो सोचता है वो उठा लेगा, वो फोन बजता रहता है। फिर ब्रांच में कोई ना कोई एक कलाकार आदमी ऐसा जरूर होगा जिसको इरिटेशन बहुत होती है हर एक चीज से, उसको खिज मचती है हर एक चीज से। कस्टमर हल्का सा कुछ बोल दे उसको खिज मचने लग जाती है, कोई ना कोई ऐसा होगा, फिर उसको खिज मचेगी। फिर वो जोर से चिल्लाएगा, अरे कोई तो फोन उठा लो, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। जब देखो फोन, कोई फोन नहीं उठाता, कस्टमर आके मेरे ऊपर चिल्लाते हैं, जिसको देखो मेरे ऊपर काम करता भेजता रहता है, कुछ तो रहम कर लो, कितना काम करूंगा मैं अकेला। वो उठा के फोन को साइड में पटक देता है। फिर कस्टमर 1 घंटे बाद आएगा, है ना। कस्टमर आएगा कहेगा कि मैडम वो आपने बताया नहीं, मैं फोन पे फोन किया जा रहा, फोन कोई उठा ही नहीं रहा, फिर फोन नो रिप्लाई आने लग गया, फोन घंटी नहीं मिल रही थी। अरे सर कुछ नहीं, वो फोन ना एक्चुअली बिल नहीं भरा था, वो फोन खराब है। मैडम आप लोगों ने बिल नहीं भरा, कमाल होगी, बैंक होके फोन बिल नहीं भरा। अरे सर छोड़िए सर, आप बताइए। हाँ हाँ, अच्छा सर वो एक्चुअली क्या था, वो मैं पता तो कर रही थी लेकिन ना पता अभी पता चल नहीं रहा सर, एक कंपनी के अकाउंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा और मैं माफी चाहूंगी आपके लिए, आपका समय लिया। और कस्टमर ने इतना सुन के वो बिना रिप्लाई किया अपनी मुंडी को घुमाया, पीठ को आपको दिखाते हुए ब्रांच से बाहर गए। और सामने बढ़िया से एक प्राइवेट बैंक था, है ना, यहाँ पर बढ़िया से उनको चाय कॉफी ऑफर की जाती है, बढ़िया एसी में बैठते है ना, शानदार मैनेजर के कैबिन में बैठ के वहां उनका इमीडिएट आधे घंटे में खाता भी खोल दिया गया, है ना, और आपसे कस्टमर वो निकल गया जिसने करोड़ों का डिपॉजिट आपको देना था। समझ गए। ठीक है, ये होता है बैंक में। फिर हम कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक की सर्विसेज क्यों कमी है। इसलिए कमी है क्योंकि हमें जब कुछ पढ़ाया जाता है तो हमें नींद आ रही होती है। सर हमारे इधर एसबीआई मैनेजर अपना मोबाइल नंबर दे देता है, वो एसबीआई मैनेजर है ना, वो दे देता है ना। लड़कियां नहीं देती नंबर, क्योंकि कस्टमर तंग करते हैं, देना भी नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, पते की बात बताता हूँ, आप एज अ बॉय हो तो नंबर दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। लड़की नंबर मत दे देना, तंग कर देते हैं कस्टमर, कई जानबूझ के करते हैं। रात को 8 8 9 9 बजे जानबूझ के मैसेज डालेंगे, फोन करेंगे, मैडम ये बता दो, इंटेंशन कुछ और होती है ना, और काम कुछ और करते हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि वो नंबर बैंक में जब जॉब करते हो तो नंबर बड़ा जल्दी फैल जाता है, बड़ा जल्दी फैलता है वो नंबर। मैंने एक कस्टमर को फोन दूंगा, अपना नंबर दूंगा, वो कम से कम 10 कस्टमर के बाद अगले दिन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर आप जो भी दो, लैंडलाइन मोर ओवर, आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप लैंडलाइन नंबर दो बैंक का, बट बशर्ते वो लैंडलाइन नंबर काम करता हो और लैंडलाइन नंबर आप उठाते हो, फिर ही देना। राइट, ओके। मैंने ऐसा क्वेश्चन किया, सबका मूड फ्रेश हो गया, सर का भी। देखो ये लोग प्राउड, ये प्राउड फील कर रहे हैं अपने ऊपर, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनको जितना मर्जी नेगेटिव बोल दो उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। इंसान को तो ऐसा होना चाहिए, जितना मर्जी नेगेटिव बोलो, इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। ये परफेक्ट एग्जांपल था, बंदे को मैंने पूरी की पूरी उतार दी, ये बंदा स्टिल हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, क्या बात सर, है ना। मेरी वजह से क्लास का मूड फ्रेश हो गया। चलो मूव ऑन करते हैं। स्मृति नाम की व्यक्ति ने कहा है मूव ऑन कीजिए सर, तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी, नाम की इज्जत रखनी पड़ेगी, ना, कि नाम में बहुत ताकत है इनके।
हम थर थर कांपते हैं इनके नाम से, हमारे पैर कांपने लग जाते हैं जब भी इनका नाम आता है सामने। अगला टॉपिक करते हैं हम, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा, और वो है कंसेप्ट ऑफ कैश क्रेडिट एंड दी ओवरड्राफ्ट। बड़ा ही मजेदार टॉपिक रहने वाला है, या फिर यूं कह लीजिए बात करते हैं लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में, जिससे यहां पर आपको इनकम होती है, बैंक को यहां पर कुछ ना कुछ अर्निंग होती है। ठीक है, बैंक कुछ ना कुछ उनसे यहां पर प्राप्त करता है। ऑब्वियस है, अभी तक जो हमने सीखा है वो लाइबिलिटी साइड बैंक की सीखी है, यानी कि जहां पर बैंक को अपनी जेब से कुछ देना पड़ता है। राइट, अब हम सीखेंगे जो यहां पर आपको मिलता है, जो आपको अर्निंग होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, ये क्या, लोन्स एंड एडवांसेस, क्या राइटिंग है, नजर ना लगे इस राइटिंग को। लोन्स एडवांसेस को मैं दो टाइप्स में डिवाइड करता हूं। ठीक है, पहला होता है फंड बेस्ड, दूसरा होता है नॉन फंड बेस्ड। ठीक है, फंड बेस्ड में यहां पर आते हैं आपके कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन। नॉन फंड में आते हैं आपके लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी। इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सीसीओडी के बारे में, या सीसी कह लीजिए, है ना। उसके बाद फिर आगे चलेंगे। एक बिजनेस है, बिजनेसमैन है, बिजनेस शुरू किया उसने, किसी चीज का बिजनेस शुरू किया, किस चीज का शुरू करें, पानी की बोतल पड़ी है सामने, पानी की बोतल का कर ले शुरू। चलो ठीक है, पानी की बोतल का बिजनेस शुरू करते हैं हम, है ना। सो मैंने बिजनेस शुरू किया पानी की बोतल का, प्लास्टिक बोतल का ना, जो भी है। ठीक है, तो यहां पर बोतल का बिजनेस जो शुरू किया है, इसमें मुझे सबसे पहले बैलेंस शीट वाले कंसेप्ट पे आ जाओ। ठीक है, मैं सबसे पहले बिजनेस शुरुआत करूंगा, मैंने लगाया 10 लाख रुपए। 10 लाख से मैं क्या क्या खरीद लूंगा, दुकान खरीद ली मैंने, है ना। कोई मशीनरी मशीनरी खरीद ली मैंने, और फिर मैंने और क्या खरीदा, मैंने कोई जो रॉ मटेरियल आता है प्लास्टिक की बोतल को बनाने के लिए, वो खरीद लिया, जो पैसा 10 लाख रुपए लगाया। उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद जो भी चीजें बनाऊंगा मैं, बोटल्स वोटल्स बनाऊंगा, उसको मैं यहाँ पर बेचना शुरू करूंगा, है ना। उसमें जो भी लेबर वेबर लगेगी, खर्चा वर्चा और आएगा, बिजली का खर्चा आएगा, ये आएगा वो आएगा, और वो जाकर यहाँ पर आगे बिकनी शुरू हो जाएगी। और जो भी मेरा बीच में सेल प्राइस रहेगा, जो पीछे खर्चे का खर्चा वर्चा लगाकर जो बीच में मुझे पैसा बचेगा, वो मेरा प्रॉफिट आएगा। सिंपल सी बात। ठीक है, ये चीज हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था हमने इस कोर्स की। अब थोड़ा सा इसी चीज को और आगे लेकर चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने मान लीजिए बोटल्स बेची हैं, और बोटल्स बेची हैं मैंने, 100 बोटल्स बेच दी मैंने। ठीक है, 100 बोतल में से यहां पर 50 बोतल जो थी, वो यहां पर आप मान के चलिए आपकी हो गई कैश में बिक गई। ठीक है, 50 बोतल आपकी होगी क्रेडिट में बिकी, यानी कि उधार में बिकी। अब 100 बोतल आपने बेची, 50 तो कैश आ गया आपके पास, 50 आपके पास उधार गया, और ये उधार आएगा 2 महीने बाद पैसा। हर एक टाइप के बिजनेस का उधार का जो फंडा होता है ना, वो अलग अलग होता है। हर एक बिजनेस में एक शुरू से ऐसी एक क्या कहते हैं उसकी धारणा बनी हुई है कि इस बिजनेस में इतने महीने की उधारी है जी। एरिया वाइज भी होता है, लोकेशन वाइज भी होता है कई बार, है ना, कि इस एरिया में तो भाई इतने महीने की उधारी चलती है ना।
तो 1 महीने बाद पैसा आता है, 2 महीने बाद आता है, वहां के अलग ही अपने ही लोकल कानून है। एक प्रकार कानून, एग्जैक्टली कानून तो नहीं कहेंगे, लेकिन लोकल यहाँ पर उनका आपस में एक ऐसा सिस्टम है, सेटिंग्स है कि भाई 2 महीने बाद ही पैसा मिलेगा उधारी का, या 1 महीने बाद मिलेगा, 3 महीने बाद मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा, वेरी करता है बैंक, वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 100 बोतल का ये बेच तो दिया, 50 का मेरे पास कैश आ गया, 50 का मेरे पास उधारी होगी, जो 2 महीने बाद पैसा मुझे वापस मिलेगा। तो अब मुझे पीछे से और भी तो खरीदना पड़ेगा माल। ऑब्वियस है, वो 100 बोतल बेची है तो 100 मुझे और बनानी पड़ेंगी, 100 बनानी पड़ेंगी, 200 बनानी पड़ेगी, कुछ बनानी है, जिसमें से मेरे पास 50 का तो कैश आ ही गया। यानी कि मेरे पास इतनी, मेरे पास हाथ में मेरे इतना पैसा है कि मैं पीछे से 50 बोतल का रॉ मटेरियल खरीद सकता हूं। ठीक है। मैं इसमें प्रॉफिट वगैरह को काउंट नहीं कर रहा हूं, तो मैं यही मान के चलता हूं जितना मैंने लगाया है पैसा, उतना ही मैं उसको बेच रहा हूं। ठीक है। तो इसलिए मैं यही मान के चलता हूं कि 50 बोतल का मेरे पास पैसा आ गया, जिससे मैं 50 बोतल का ही रॉ मटेरियल खरीद सकता हूं। लेकिन मुझे बनानी कितनी है? 100। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर पीछे से जो मुझे रॉ मटेरियल बेच रहा होगा उससे बात करूंगा और उससे कहूंगा कि भाई साहब उधारी मिलेगा। वो कहता है ठीक है ले लो, कोई बात नहीं उधारी। तो वो क्या करेगा, 50 बोतल की नगद ले लेगा, जो नगद मुझे पास पैसा आया था मैं उसको नगद दे दूंगा, और 50 बोतल मुझे यहाँ पर वो उधारी में भी दे देगा। ठीक है। ये भी कैश और ये भी क्रेडिट। क्रेडिट का यहाँ पर मतलब उधार से। और ये मुझे कहता है कि भाई साहब मैं उधारी तो दे दूंगा, लेकिन मेरी उधारी 1 महीने की रहेगी, मुझे 1 महीने बाद पैसा चाहिए। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। फिर से मैंने बेचा, फिर से कुछ उधारी हो गई, कुछ कैश में आ गया, मैंने पीछे फिर कैश दे दिया, कुछ उधारी होगी, वगैरह वगैरह चलता रहेगा। हो गया काम। ठीक है। अब यहां पर समस्या कब आएगी? समस्या तब आएगी जब यहां पर, यहां से पैसा आना था आपका 2 महीने बाद, और यहां से पैसा आना था 1 महीने बाद। यहां पर आके समस्या आएगी, क्योंकि 1 महीने बाद ये जो भाई है ये तो पैसा मांगेगा, और इसके पास पैसा होगा नहीं। कहां से होगा पैसा? नहीं होगा पैसा, क्योंकि पैसा आया ही नहीं है। ठीक है। यहां पर एक गैप क्रिएट हो जाएगा, यहां पर एक गैप क्रिएट हो जाएगा। ऑब्वियस गैप क्रिएट हुआ पैसे का, और इस गैप को हम क्या कहते हैं? इस गैप को हम कहते हैं लिक्विडिटी गैप। लिक्विडिटी गैप। लिक्विडिटी क्या होता है? तरलता। किस चीज की तरलता? अगर मैं फाइनेंशियल दुनिया में लिक्विडिटी की बात करूं, फाइनेंशियल वर्ल्ड, फाइनेंशियल मार्केट, बैंकिंग सिस्टम में कहीं पर भी अगर आपको लिक्विडिटी शब्द पढ़ने को मिलता है, तो उसका मतलब होगा कि मेरे पास तरलता, पैसे की तरलता नहीं है। मेरे पास हाथ में अभी अभी मेरे पास अभी पैसे की थोड़ी बहुत शॉर्टेज है। ठीक है। पैसे की मेरे पास कमी है। और लिक्विडिटी का मतलब ये नहीं होता, लिक्विडिटी गैप का, लिक्विडिटी क्रंच का मतलब ये नहीं कि लंबे समय के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास अभी फिलहाल इस मोमेंट के लिए पैसा नहीं है, वो होता है लिक्विडिटी गैप। 1 महीने बाद तो आ ही जाएगा, महीने बाद तो ये 2 महीने बाद पैसा दे ही देगा, तब लिक्विडिटी गैप नहीं रहेगा। लेकिन आज की डेट में लिक्विडिटी गैप है, थोड़ी अवधि के लिए गैप हो सकता है। कितने दिन के लिए होता है ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस पे। कोई ऐसा डिफाइंड नहीं है कि 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए पैसे, 2 दिन के लिए पैसे की कमी है तो उसको लिक्विडिटी कहेंगे, 10 दिन के लिए उसको लिक्विडिटी कहेंगे। ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है, नंबर ऑफ डेज डिफाइंड नहीं है। ठीक है। सो देर विल बी अ लिक्विडिटी गैप, देर विल बी लिक्विडिटी क्रंच जिसको कहते हैं, है ना, वो चीज रहेगी। अब यही लिक्विडिटी गैप, लिक्विडिटी क्रंच को यहां पर पूरा करने में यहां पर आपकी मदद की जाती है किसके द्वारा? बैंक्स के द्वारा। यहां पर बैंक्स जो है वो आपके रेस्क्यू में आते हैं, और बैंक्स आपको इसी लिक्विडिटी गैप को कम खत्म करने की मदद करते हैं। ठीक है। बैंक्स मदद कैसे करते हैं? बैंक्स ये कहते हैं कि आइए, मोस्ट वेलकम हमारे पास, आपको हम यहाँ पर एक अकाउंट ओपन करवा के देंगे, आपको हम एक लोन देंगे, आपको हम एक एडवांस देंगे, और उस एडवांस को देने के बाद आपके जो लिक्विडिटी गैप है, लिक्विडिटी क्रंच जो है, वो आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन लिक्विडिटी गैप, लिक्विडिटी क्रंच कितने टाइम का है? 1 महीने का। हमारे केस में 1 महीने का है लिक्विडिटी क्रंच। 1 महीने बाद तो पैसा मिल ही जाएगा मुझे, स्मूथ चलने लग जाएगा सारी चीजें।
तो हम आपको 1 महीने के लिए वो पैसा दे देंगे। तो बैंक उसकी लिक्विडिटी क्रंच को पूरा करने के लिए 1 महीने के लिए पैसा देते थे। बैंक भी उसको शॉर्ट टर्म, जिसको कहते हैं हम शॉर्ट टर्म शब्द कहते हैं उसको, शॉर्ट टर्म के लिए उसको उधारी दे दी बैंक ने। ठीक है। अब यही जो शॉर्ट टर्म की उधारी होती है ना, जो बैंक के द्वारा दी जाती है, शॉर्ट टर्म की उधारी, कम अवधि के लिए उधारी दी जाती है बैंक के द्वारा, उस चीज को हम कहते हैं कैश क्रेडिट। इसको यहां पर हिंदी में कहते हैं नगद साख, कैश क्रेडिट। एक बिजनेस के लिक्विडिटी क्रंच को कम करने के लिए बैंक्स के द्वारा कुछ पैसा दिया जाता है और उस पैसे को हम कैश क्रेडिट लिमिट कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन नहीं कहते, शॉर्ट टर्म लोन इज टोटली डिफरेंट कंसेप्ट, कैश क्रेडिट लिमिट कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए दिया गया है, शॉर्ट टर्म लोन नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए दिया गया है। शॉर्ट टर्म लोन नहीं है, शॉर्ट टर्म एडवांस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस शब्द दोनों को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई ना कोई दोनों में डिफरेंस होगा तभी करते हैं ना। तो लोन्स अलग शब्द होता है, लोन का तात्पर्य अलग होता है, एडवांस का तात्पर्य अलग होता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं एडवांस की, यहां पर हम लोन की बात नहीं कर रहे। तो इसको कहते हैं कैश क्रेडिट एडवांस, कैश क्रेडिट लिक्विडिटी गैप को कम करने के लिए। अब ये लिक्विडिटी गैप क्यों आया था? लिक्विडिटी गैप इसलिए आया था कि बैंक के जो यहां पर जो आपके डेटर्स थे, अब कंसेप्ट वही फिर से, ये कंसेप्ट मैंने डेटर्स का बताया था, ठीक है, और ये कंसेप्ट किसका था? क्रेडिटर साइड का था। आई होप कि याद आ रहा होगा आपके दिमाग में। चैप्टर नंबर 2 मैंने कितनी बार बोला, चैप्टर नंबर 2 बहुत ज्यादा काम आएगा, आगे आता रहेगा, कंटिन्यू में चैप्टर नंबर 2 काम आएगा। ठीक है, तो ये डेटर्स थे, वो आपके क्रेडिटर्स थे। ठीक है, तो डेटर्स ने यहां पर आपका उधारी करी, क्रेडिटर्स से हमने उधारी करी। तो उन्होंने 2 महीने की और 1 महीने की, तो 1 महीने का जो गैप है उसको पूरा करने के लिए बैंक्स उनकी मदद के लिए सामने आए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि डेटर्स और क्रेडिटर्स के टाइम पीरियड के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ये यहां पर 2 महीने का उधारी दे रहा है, ये भी यहां पर 2 महीने की उधारी दे रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो देयर विल बी नो लिक्विडिटी क्रंच, देयर विल बी नो गैप। तो इस केस में यहां पर बैंक आपको फाइनेंस नहीं करेगा। बैंक क्या कहेगा? बैंक कहेगा आपको जरूरत ही नहीं पैसे की, हम क्यों आपको दें एडवांस, हम आपको नहीं देंगे। तो बैंक उस केस में आपको एडवांस नहीं देगा। ठीक है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ कंसेप्ट, ये एक बेसिक जो चीज है मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कैश क्रेडिट के बारे में। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा इसको ये बड़ा माइक्रो लेवल पे देखा कि एक कस्टमर है हमारा और एक ही मेरे पास यहाँ पर पीछे जो उधारी लेने वाला, आगे एक ही डेटर है, पीछे एक ही क्रेडिटर है, बड़ा एक बेसिक सा एग्जांपल लिया। लेकिन ऑब्वियस है एक बिजनेस है, और बिजनेस में ऐसा तो है नहीं कि एक ही कस्टमर है, एक ही क्रेडिटर है, एक ही डेटर है। बड़ा बिजनेस है और बड़े अमाउंट पे खेला जाता है बिजनेस। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि 50 रुपए 100 रुपए में खेला जाता है, यहाँ तो बड़ा छोटा एग्जाम्पल था, वहां पर लाखों करोड़ों की बात होती है ना। तो वहां पर लिक्विडिटी गैप बड़ा ज्यादा हो जाता है, और हल्का सा एक दिन का भी गड़बड़ होती है ना, एक दिन का भी गैप हो जाए ना, तो वो बड़ा भारी पड़ सकता है ना। क्योंकि जब बिजनेस इतना बढ़िया चल रहा होता है तो कोई डेटर यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि एक दिन और डिले कर दे, तो आपकी इमेज पे फर्क पड़ता है। तो आपका डिले वहां पर नहीं होता, आपको बिल्कुल सही टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करते रहना पड़ता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। जस्ट सेकेंड।
अच्छा, एक आज रात को 9 बजे, आज रात को 9 PM पे एक मेरी तरफ से आप सबके लिए बहुत ही कुछ नया यूनिक सा लेकर आ रहा हूं मैं। ठीक है, तो आज रात को 9 बजे स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पे जुड़ना मत भूलना। और छोटी सी एक वीडियो रहेगी 10-15 मिनट की। 9 बजे आपको एक वीडियो मिलेगी, उसको देख लेना। बड़े ही मजेदार चीज होने वाली है आप सबकी प्रिपरेशन के लिए, आप सबकी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई, है ना। ठीक है, और आना जरूर, यू ऑल आर इनवाइटेड। मैंने आपको ऑलरेडी इसका ट्रेलर जो था वो मैंने कल अपडेट किया, आई होप कि आपने ट्रेलर देखा होगा। बहुत ही यूनिक सरप्राइज है और मजा आएगा। ठीक है, रात को 9 बजे स्टडी नीति पे। और कोई एक सरप्राइज नहीं है काफी सारे हैं, काफी कुछ है। आगे चलते हैं, इसी को टॉपिक को आगे और बढ़ाकर लेकर चलते हैं। देखो, टेस्ट सीरीज का पैसा दिया वो सर फ्री मत कर। नहीं नहीं, ऐसा क्या होता है? किस किसके पास है स्टडी नीति मॉक टेस्ट? किसके पास है? कितने लोगों के पास है यहाँ पर? कर लीजिए। नहीं, वो फ्री नहीं होता, टेंशन मतलब, वो फ्री नहीं होता। अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं ना, वो फ्री नहीं होगा। आप एक बार स्टडी नीति को अटेम्प्ट करके देखना, मैंने फ्री मॉक टेस्ट वहां पर दे रखे हैं स्टडी नीति पे। स्टडी नीति की नोटबुक सीरीज भी फ्री है, स्टडी नीति के मॉक टेस्ट भी कुछ फ्री दे रखे हैं हमने, अटेम्प्ट करके देखना। मैं ये डैम श्योर कहता हूँ आप उसी वक्त खरीद लोगे टेस्ट को, आपको कि ये क्या बवाल चीज है, ये हमारे पास पहले क्यों नहीं था ये मॉक टेस्ट। ठीक है, अच्छा कंटिन्यू करते हैं अपने कैश क्रेडिट पे। ठीक है, अब मैंने कहा था कि बड़े लेवल पे खेलते हैं, बड़ा लेवल यहाँ पर आपका, जिसपे यहाँ पर अब आपको कैश क्रेडिट के बारे में बताता हूं। यहां पर जब अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उधार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पीछे से उधार, आगे से उधार, ये उधार वो उधार, तो यहां पर जो ये लिक्विडिटी गैप होता है ना, इस लिक्विडिटी गैप को हम बार बार सर्टेन नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि बार बार मेरे पास 1 महीने का गैप है, 2 महीने का गैप है, ये है वो है, मैं बार बार नहीं करते उसको। ठीक है, बार बार उसके बारे में हम ऐसे नहीं है कि डिस्कशन करते हैं, राइट। तो उसके लिए यहां पर आपका क्या किया जाता है, उसके लिए आपको यहां पर बैंक में एक एक बार ही यहां पर फंडिंग दे दी जाती है, एक बार में ही पैसा दे दिया जाता है, और उसको हम कहते हैं कैश क्रेडिट लिमिट। बैंक आपके एनालिसिस करने के बाद, बैंक आपके बिजनेस का एनालिसिस करता है पूरा पूरा कि किस चीज का बिजनेस है, क्या बिजनेस है, और कितना उधारी चल रहा है ऑन एन एवरेज, कितना उधारी पीछे दिया जा रहा है ऑन एन एवरेज, कितना दुकान में स्टॉक पड़ा है, कितना दुकान, सॉरी, कितना दुकान में माल पड़ा है, कितना रोजमर्रा के हमारे खर्चे हैं। ठीक है, कितनी सेल है, ये है वो है, सेल्स कितनी हो रही है, पीछे से परचेजिंग कितनी है, पूरी की पूरी बैलेंस शीट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बहुत सारी चीजें बैंक्स एनालिसिस करने के बाद बैंक आपकी एक कैश क्रेडिट लिमिट जो है वो बना देता है। बैंक आपकी कैश क्रेडिट लिमिट बना देता है, लिमिट मतलब एक फिक्स लिमिट बना देता है कि आपको हम यहां पर 20 लाख 50 लाख की एक लिमिट बना के दे दी। अब ये लिमिट कैसे बनती है,
ये लिमिट वही बता रहा हूं, प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद बैंक एक वैल्यू पर पहुंचता है जिसके बेस पर बैंक यहां पर ये लिमिट बना देता है। ठीक है, 20 लाख रुपए की। इसमें सबसे बड़ा एक कंसेप्ट होता है 20 लाख की लिमिट बनाने का, टर्नओवर, यानी कि आपकी सेल्स कितनी है, आपकी सेल्स कितनी है। ठीक है, सेल्स आपकी जितनी भी एक साल की होती है, मान लीजिए इस साल आपने 1 करोड़ की सेल करी है ना, और ऑब्वियस है आप अगले साल थोड़ी सी बढ़ाकर ही करोगे, आप कहोगे अगले साल मेरी 1 करोड़ 5 लाख हो जाएगी, 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगी। ठीक है, अभी टॉपिक मैं बस 10 मिनट बढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, फिर बता देता हूं आपको नोटबुक और स्टडी नीति के बारे में, मैं ही बता देता हूँ, कोई बात नहीं है ना, रुक जाओ, अभी फोकस करो क्लास के ऊपर। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, टेंशन मत लो। सो 1 करोड़ 10 लाख का मेरा एक प्रोजेक्शन आया कि मैं फ्यूचर में इतना करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगा, सीधा साधा फंडा है, एक कंसेप्ट है, ये जो मैं बताने वाला हूं ये लिखा हुआ है। ठीक है, 1 करोड़ 10 लाख का मैं 20% कर दूंगा। 1 करोड़ 10 लाख का 20% कितना होगा? एक करोड़ 10 लाख का 20% कितना हुआ? हे प्रभु, जल्दी बता दो। शुक्र है, 22,000 कैसे हुआ, 22 लाख हुआ यार, अभी तक मैथ्स नहीं सुधरी तुम लोगों की। 22 लाख। ठीक है, सो 22 लाख यहां पर आपका हुआ, तो मैं क्या करूंगा, 22 लाख की उसकी कैश क्रेडिट लिमिट बना दूंगा, ये 20 लाख छोड़ो, 22 लाख की उसकी कैश क्रेडिट लिमिट बना दूंगा मैं। 22 लाख की लिमिट तो बना दी मैंने उसके सेल्स के बेस पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अकेले इस बेस पर मैं उसकी लिमिट बना दूंगा, इसके अलावा बहुत सारी चीजें और एनालिसिस किया जाएगा। जब भी हम कैश क्रेडिट लिमिट देते हैं किसी भी कस्टमर को, तो इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसकी एनालिसिस कम से कम 100 चीजों का एनालिसिस किया जाता है ना, और उन 100 चीजों का एनालिसिस करने के बाद यहां पर उसकी एक लिमिट डिसाइड की जाती है। लेकिन जो ये 22 लाख का फंडा बताया ना आपको, 1 करोड़ 10 लाख का 20%, ये फिक्स है, ये कोई एग्जाम्पल नहीं है, दिस इज अमाउंट इज फिक्स। ये एक अमाउंट निकाल ली, फिर हमने और बाकी चीजों को, फैक्टर को एनालिसिस किया, फिर हमने उन फैक्टर को एनालिसिस करके इस फैक्टर के साथ जोड़कर देखा कि ये फैक्टर उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग बनता है नहीं बनता है, अगर बनता है, परफेक्टली बैठता है, तो 22 लाख आपकी लिमिट दे दी गई। आपको यहां पर कैश क्रेडिट लिमिट 22 लाख रुपए की दे दी गई है, और ये जो कैश क्रेडिट लिमिट 22 लाख रुपए दी जाती है, ये 1 साल के लिए दी जाती है, फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए मतलब कि 1 साल तक आपकी जो लिमिट है वो 22 लाख रहेगी। ठीक है, अब 22 लाख रुपए की लिमिट का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? मतलब यह है कि इस 22 लाख को आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने बिजनेस की लिक्विडिटी गैप को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, जब जब जैसे जैसे आपको जरूरत हो। आपको जरूरत मान लीजिए आन पड़ी इसमें से 2 लाख रुपए की, तो आप इसमें से 2 लाख रुपए ले लोगे। ओके, अगली अगली बार कुछ दिन में आपको क्या होगा, आपने माल बेचा या उधारी आपने कर रखी थी, पीछे से उधारी आ गया, 1 लाख रुपए उधारी आ गया, आप इसमें 1 लाख रुपए जमा करा दोगे। कुछ दिन बाद आपको इसमें यहां पर और पैसे की, आपको लिक्विडिटी क्रंच की आवश्यकता पड़ी, 10 लाख रुपए आपने इसमें से निकलवा लिया, आप निकलवा लोगे। फिर कुछ दिन बाद आपका इसमें 10 लाख रुपए आपने निकलवाया था, कुछ दिन बाद किसी के पेमेंट आ गई 5 लाख रुपए, आप इसमें 5 लाख रुपए जमा करा दोगे। फिर अगली बार कोई ट्रांजेक्शन ऐसी हुई जिसमें आपको लगा कि यहां पर मुझे और पैसों की जरूरत है, आपने फिर से इसमें से पैसा और 10 लाख रुपए आपने उसमें से और निकलवा लिया, आपका पैसा 3 लाख आ गया। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि जो 22 लाख की लिमिट है, इस लिमिट में मुझे पैसा चाहिए, मैं निकलवा रहा हूं, मुझे पैसा आ गया, मैं जमा करा रहा हूं, यानी कि जो भी सेल्स हो रही है उसका पैसा आ रहा है, मैं इसमें जमा करा रहा हूं। कोई भी मुझे पीछे से पैसा पेमेंट करनी है, परचेज करनी है, उसका पैसा मुझे देना है, तो मैं पैसा उसमें से निकलवा कर पैसा दे रहा हूं।
ये कैश क्रेडिट लिमिट एक ऐसी लिमिट होती है जिसमें आपका पैसा जो है प्लस माइनस ऊपर नीचे चलता रहता है विद इन दिस लिमिट, विद इन दिस 22 लाख रुपए। 22 लाख से ऊपर नहीं जा सकता। आप वन टाइम में भी 22 लाख निकलवा सकते हो, अगले दिन उसमें 5 लाख जमा करा दो, फिर अगली बार आप 5 लाख और निकलवा पाओगे। पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए मेरा? 22 लाख आपने निकलवा लिया, अगले बार 22 लाख और नहीं निकलवा पाओगे। एक बार निकाल लिया, जब तक उसमें जमा नहीं कराते पैसा, उसमें 22 लाख जमा करा दो, फिर 22 लाख निकलवा पाओगे। 22 लाख आपने निकलवा लिया, उसमें 15 लाख जमा करा दिया आपने, तो बाकी आप 15 लाख कभी भी निकलवा सकते हो, किसी टाइम पे भी। आपने 2 लाख रुपए निकलवा दिया, आप और पैसा निकलवा सकते हो। अभी मान लीजिए आपने 2 लाख निकाला तो 20 लाख और निकलवा सकते हो कभी भी। तो ये चीज ऐसे ही काम करते हैं, जितना पैसा आप उठाओगे बाकी पैसा बैलेंस बच जाता है और आप उसमें से और पैसा निकलवा पाओगे। जितना आप जमा कराओगे उतना पैसा, आपकी लिमिट और बढ़ जाएगी, बन जाएगी मतलब लिमिट, आप और पैसा। जैसे जैसे सेल्स परचेज आप करते रहेंगे, बिजनेस की ट्रांजेक्शन चलती रहेंगी, वैसे वैसे इसके जो कैश क्रेडिट लिमिट के अंदर बैलेंस है ये भी प्लस माइनस होता रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस चलता रहेगा। अरे सुनो तो सही, इतनी जल्दी क्या है बबुआ? अरे अभी तो हमने शुरुआत की है, रुक जाओ, तसल्ली तो रखो, इंटरेस्ट के ऊपर भी आएंगे। तो यहां पर आपका ये 22 लाख जो था, ये मैंने यहां पर शुरुआत में बैंक ने मुझे दे दिया था सारा का सारा, और प्लस माइनस मेरे बिजनेस की नीड के हिसाब से है कि मुझे कितना पैसा चाहिए, कितना मेरा उसमें आएगा। और मैं अगर यहां पर बात करूं एक बिजनेस की, तो एक बिजनेस में एक अच्छा खासा बिजनेस जिसका यहाँ पर जिसमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन डेली बेसिस पर होती है, उनकी एक दिन में ये जितने मैंने 5-6 ट्रांजेक्शन तो कुछ भी नहीं लिखी है। जब जॉब लगोगे तब आपकी ब्रांच में ऐसे इतने सारे खाते होंगे कि एक दिन में, एक सिंगल डे में 50-50, 100-100 ट्रांजेक्शन अपने खाते में लोग करेंगे। इतनी ट्रांजेक्शन होंगी उनके खाते में, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है। जो जेन्युइन बिजनेस, बढ़िया टॉप क्लास बिजनेस चलते हैं तो ऐसे ही चलता है, वहां भेज रहे हैं, वहां पेमेंट से आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, सब कुछ। ठीक है, तो ये आपका कैश क्रेडिट लिमिट इस तरह से काम करती है, इस तरह से वर्क करती है। अब यहां पर ये जो होती है 1 साल के लिए दिया जाता है, एवरी 1 साल बाद दिया जाता है। यानी कि 22 लाख रुपए मैंने 1 साल के लिए उस बिजनेस को दिया। अब 1 साल जब बीत जाता है तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं दोबारा से रीअसेसमेंट करता हूं एज अ बैंकर। मैं दोबारा से देखता हूं कि जो पिछले साल मैंने 22 लाख दिया था, उस 22 लाख का सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया। क्या वो कस्टमर की जो सेल्स है, प्रोजेक्शन उसने जो अचीव करी है कि नहीं करी, जिस बेस पर मैंने 20% दिया था। मान लीजिए उसने 1 करोड़ 10 लाख अचीव ही नहीं किया, तो ऑब्वियस है यानी गड़बड़ होगी ना वहां पर, है ना। तो फिर मैं अगली बार उसको 22 लाख लिमिट नहीं करूंगा, मैं उसकी लिमिट भी कम कर दूंगा। और इस चीज को कहते हैं रिन्यू करना, लिमिट को रिन्यू करना, या फिर रिन्यूअल शब्द यूज किया जाता है, रिन्यूअल शब्द इसके लिए। 1 साल बाद कैश क्रेडिट लिमिट जो होती है वो रिन्यूअल होती है, उसका रिन्यूअल होता है 1 साल बाद, और हम फिर से उसकी सारे के सारे फाइनेंस फिर से उसका एक फिर से हम उसकी सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेंगे, फिर से उसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे, पूरे के पूरे पिछले साल की सारी ट्रांजेक्शन्स देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि वाकई में ये बंदा जेन्युइन बिजनेस कर रहा है, गड़बड़ तो नहीं है कुछ, व्हाटसोएवर। बहुत से मैंने वही कहा यार, देखो फ्रेंकली बताऊं, यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए जानना भी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल। क्योंकि जब लोन का काम एक ऐसा काम है जो कि थ्योरी से ज्यादा आप प्रैक्टिकल जब करते हो ना, तब आपको समझ में आता है। ठीक है, केस टू केस हर एक दिन आपको नया केस दिखाई देगा। कैश क्रेडिट लिमिट या बिजनेस की जो लोन लेने आएंगे ना, हर एक दिन आपके लिए एक नया केस बनता है, हर एक दिन आपके लिए एक नई केस स्टडी वहां पर आएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं बड़ा बेसिक सा एक आइडिया दे रहा हूँ, बेसिक सा आइडिया जिससे आप शुरुआत करते हो लोन देने की किसी को, वो आइडिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो उन फैक्टर्स को हम निकाल लेंगे, जज करेंगे, और उसके बेस पर हम उसकी लिमिट को रिन्यू कर देंगे, रिन्यू फिर से वो 1 साल के लिए हो जाएगी। अगर मुझे लगता है 22 लाख ओके है, कंटिन्यू की जानी चाहिए, मैं 22 लाख की कंटिन्यू कर दूंगा उसकी लिमिट। अगर मुझे लगता है नहीं 22 लाख नहीं, उसकी कम की जानी चाहिए, तो मैं कम कर दूंगा उसकी लिमिट। ठीक है, और ये मैं फिर से बता रहा हूं, जो 20% मैंने बताई है फिगर 20% की, ये फिक्स है, ये एज पर दी गाइडलाइंस इतनी ही है,
इसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जो 22 लाख अमाउंट है वो चेंज हो सकते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द सेल्स। ठीक है, वो डिपेंडिंग अपॉन द सेल्स। इसको हम टर्नओवर मेथड कहते हैं, दिस इज नोन एज द टर्नओवर मेथड। ठीक है, टर्नओवर यानी कि जो इतना आपका साल में सेल कितनी है आपकी, साल में कितना सामान बेचते हो। ठीक है, तो इसलिए उसको टर्नओवर मेथड कहते हैं। टर्नओवर का 20%, 20%, सीधा साधा हिसाब है। ठीक है, मैंने आपका रिन्यूअल कर दिया। ठीक है, रिन्यूअल के बाद फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया, प्लस माइनस जितना मर्जी। अब आज का मैं आखिरी कंसेप्ट समझाने वाला हूं, फिर हम क्लास को एंड करेंगे, और वो कंसेप्ट है इंटरेस्ट का। और अभी ये चीज यहां पर खत्म नहीं हुई है। अरे बच्चे सिक्योरिटी, अरे तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, आपको सब चीजें समझाऊंगा, इतनी टेंशन मत लो। सिक्योरिटी वाली बात अभी दिल्ली दूर है ना, आपको पूरे देश की यात्रा कराई जाएगी, तसल्ली रखो, उत्सुकता मत रखो। उत्सुकता से घटना दुर्घटना हो सकती है ना। सो यहां पर क्या है, इंटरेस्ट का कंसेप्ट, कि इंटरेस्ट कैसे अप्लाई होता है। चलो एक काम करते, कल करते हैं, छोड़ो इंटरेस्ट का कंसेप्ट में ऐसे मैं 10-15 मिनट खा जाऊंगा और फिर तुम चिल्लाने लग जाओगे, अरे सर बस करो बस करो बस करो बस करो। ठीक है, चलो क्लास करंट है, उसकी क्लास 10:30 करेंगे, है ना। ओके ओके, और अरे करेंगे सैंक्शन लिमिट की बात भी, रुक तो जाओ। ओके, चलो स्टडी नीति के बारे में क्या पूछ रहे थे। स्टडी नीति नाम की एक वेबसाइट है, एप्लीकेशन भी है, studyneeti.com करके। इस एप्लीकेशन, इस वेबसाइट पे जाके आप मॉक टेस्ट ले सकते हो। 375 रुपीज में एनुअल मॉक टेस्ट अवेलेबल है, प्रीलिम्स, मेंस, हिंदी, इंग्लिश, सारे पैटर्न में आपके लिए अवेलेबल है। बस इतना आपको बता दिया। और एक स्टडी नीति नोटबुक सीरीज भी है, जिसमें तकरीबन 20,000 क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल पड़े हैं। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस के। तो ये आप जाकर अगर परचेज करना चाहते हो, मॉक टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, आपके लिए सब कुछ इजीली अवेलेबल है। कुछ कुछ मॉक कमिंग सुन वो सभी के दिखाता है भाई, हमारी कंपनी का नहीं, वो सभी कंपनी, जब जब नोटिफिकेशन आता है तभी ही वो रिलीज होते हैं मॉक टेस्ट, है ना, इसलिए। बाकी फ्री में मॉक टेस्ट भी वहां पर अवेलेबल है, 10 मॉक टेस्ट वहां पर फ्री में पड़े हैं, फ्री मॉक टेस्ट, उसमें हर एक एग्जाम का एक एक फ्री मॉक टेस्ट पड़ा है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। ओके, कंप्रेशन मुझे नहीं पता भाई, कंप्रेशन क्या होता है, मिल जाएगी हमें तो। हाँ जी, क्वेश्चन आंसर दोनों रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। डीबीटी क्या होता है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपके खाते में डायरेक्टली, सरकार के द्वारा डायरेक्टली आपके खाते में पैसा भेज दिया जाता है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने मॉक टेस्ट लगाई होंगे ये वाले, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे भी लग रहे होंगे और अब बढ़िया से प्रैक्टिस हो भी रही होगी आपकी। स्टडी नीति वेबसाइट है और ऐप है, दोनों है, स्टडी नीति वेबसाइट भी और एप्लीकेशन भी है। उसके अंदर दो प्रोडक्ट हैं, स्टडी नीति मॉक टेस्ट और स्टडी नीति नोटबुक सीरीज। ठीक है, स्टडी और नीति लिखना। जैसे मैं बिगिनर मॉक टेस्ट देना सही रहेगा, उसमें हमने स्टडी नीति में पहली बार हमने क्या किया, इसमें हमने अपने मॉक टेस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक बिगिनर लेवल का मॉक टेस्ट हमने किया है, एक एडवांस लेवल का मॉक टेस्ट दिया। तो बिगिनर लेवल के मॉक टेस्ट बिगिनर के लिए है, क्योंकि आप बिगिनर लोग क्या होते हैं, आप ना मॉक टेस्ट ऐसे देते हो जो आप यहाँ पर वो हो जाते हो, आप थोड़े डीमोटिवेट हो जाते हो स्टार्ट में, सर इतना हार्ड आ गया। तो आपके लिए स्पेसिफिकली बिगिनर लेवल मॉक टेस्ट है, वहां पर डिफाइन कर रखे हमने बिगिनर लेवल, तो आप उससे शुरुआत कर सकते हो। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाए तो आप एडवांस लेवल पे जा सकते हो। नोटबुक सीरीज फ्री है, बिल्कुल फ्री है। अरे जो मेरे बच्चे इतने पुराने हैं उनको तो पता ही, इतनी वीडियोस मैंने बना दी और इतना कुछ मैंने कह दिया उसमें। 20,000 क्वेश्चन प्रीलिम्स मेंस के फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज फॉर्मेट में पड़े हैं, क्विज फॉर्मेट। और इंटरफेस आप देखोगे ना, हूबहू आईबीपीएस का जो एग्जाम हॉल में आप बैठते हो ना, इंटरफेस सेम हूबहू वही इंटरफेस है, टाइमर के साथ क्विज है प्रीलिम्स मेंस के। 20,000 क्वेश्चन से 4,000 क्वेश्चन तो मेंस मेंस के हैं, और ये सारे सारे क्वेश्चन अपलोडेड है।
ठीक है, 4000 क्वेश्चन आपके अपलोडेड पड़े हैं वहां पर। ऐसा नहीं है कि हाँ सभी सब्जेक्ट्स के, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश के सभी के, और अपलोडेड पड़े हैं। ऐसा नहीं कि आएंगे कल आएंगे परसों आएंगे, नहीं, पड़े हैं। लगाओ, लगाने की हिम्मत होनी चाहिए, एक दिन में 20,000 लगा लो चाहे। ठीक है, नहीं वैसा कुछ विवेक नहीं है। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जिन्होंने आरबी ग्रेड बी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आज आरबी ग्रेड बी की पहली क्लास है। आज ही मेरी एक क्लास रहेगी, फिर अगले हफ्ते एक क्लास रहेगी, तो अगर ज्वाइन करना चाहो तो कर लेना। आरबी ग्रेड बी का कोर्स आज से स्टार्ट हो रहा है। मैनेजमेंट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और आज ही क्लास हो चुकी है मैनेजमेंट की, शायद एक सुबह थी। और मेरी क्लास आज 8:30 बजे है। ठीक है, 8:35 पे है पहली क्लास आज, जिसमें मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी, मतलब कि फाइनेंस की पहला लेक्चर उसमें रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और किसी को परचेज करना हो तो आरबी ग्रेड बी का सब्सक्रिप्शन परचेज कर लेना, जहां पर पूरा आरबी ग्रेड बी का सिलेबस फेज 2 का आपको करवाया जा रहा है। ओके, चाहे आज जब मर्जी कर लेना। मेरी इस वीक में मेरी एक ही क्लास है, अगले वीक में एक क्लास है, फिर अगले महीने जून में मैं डेली क्लासेस शुरू कर दूंगा उसकी। तो जब आपको सही समय लगे कर देना, लेकिन मैनेजमेंट की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो वो ध्यान रखना कि कहीं देर ना हो जाए। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।